हेलो, हाय, छोड़िए, नमस्कार बोलिए। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी और हाजिर हूं आपका पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। निर्भया के दोषियों की फांसी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 2012 से देश के सीने पर जो कांटे नासुर की तरह चुभ रहे थे, उसे निकालने का वक्त आखिरकार आ ही गया। देश की बेटियों के दुश्मनों को अब 10.5 घंटे बाद वो सजा मिलने वाली है जिसका इंतजार पूरे देश 8 साल से कर रहा था। तमाम कानूनी दांवपेच और कानूनी बहसों के बाद आखिरकार निर्भया के गुनहगारों को कल सुबह 5:30 बजे फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। लेकिन इन 8 सालों में हजारों सवाल उठे, हजारों जवाब दिए गए। कानून कड़ा होना चाहिए, इंसाफ में इतना समय नहीं लगना चाहिए। तारीख पर तारीख मुद्दे पर बहस हुई, 3 बार फांसी की तारीख आगे बढ़ाई गई। कल फांसी है और आज तक कोर्ट में इससे जुड़े मामले पर सुनवाई होती रही। लेकिन अब कोर्ट को भी समझ में आ ही गया कि दोषी हजारों जवाब दिए गए। कानून कड़ा होना चाहिए, इंसाफ में इतना समय नहीं लगना चाहिए। तारीख पर तारीख मुद्दे पर बहस हुई, 3 बार फांसी की तारीख आगे बढ़ाई गई। कल फांसी है और आज तक कोर्ट में इससे जुड़े मामले पर सुनवाई होती रही। लेकिन अब कोर्ट को भी समझ में आ ही गया कि दोषियों को हर तरह के कानूनी विकल्प दे दिए गए हैं। सारी दलीलें खत्म हो चुकी हैं। अब केवल और केवल दोषी कानूनी विकल्पों का दांवपेच खेल रहे हैं, जिसके बाद कोर्ट ने भी अब कोई रियायत या कानूनी विकल्प देने का मौका खत्म कर दिया है। तो 10.5 घंटे बाद तिहाड़ जेल की नंबर 3 निर्भया के दोषियों अक्षय, पवन, मुकेश और विनय को फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। कल सुबह 5:30 बजे फांसी पर लटकाए जाने के पहले उनके साथ जेल में क्या क्या होगा, उनको रात में कैसा खाना दिया जाएगा, उनको कैसे कपड़े पहनाए जाएंगे, उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा और इस इंसाफ पर निर्भया की मां और देश की बेटियां क्या सोचना है, यही आज देश का सवाल है। इस मुद्दे पर बड़े पैनल के साथ हम बड़ी बहस करेंगे, लेकिन आप उससे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। तो क्यूरेटिव पिटीशन जो पेनल्टी को लेकर पड़ी थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस की है और ये नहीं जवाब मिल रहा है। अभी तक इस बात का जवाब नहीं मिल पा रहा है किसी को भी। पूरी दुनिया देख रही है इस बात को कि
आप रस्सी खरीदने में तो बहुत तेज हैं फांसी की, और मांस खरीदने के लिए नहीं आपके पास है। तो प्रकृति कह रही है आप रस्सी खरीदेंगे फांसी लगाने के लिए तो मास्क बढ़ाने पड़ेंगे, बहुत मास्क बढ़ाने पड़ेंगे, और एक दिन ऐसा आ जाएगा कि मास्क से भी इलाज नहीं होगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं प्रकृति को मानो, ऐसा मत करो, अनजस्टिस मत करो, 16.5 साल के बच्चे को फांसी मत दो। या तो सही मान लो, कागज मान लिए, जब आपने कागज सही मान लिए तो कोर्ट में भी मान लेना चाहिए, पुलिस वेरीफाई कर चुकी है। ये मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो रहा है, न्याय हो रहा है, दबाव में हो रहा है, मीडिया प्रेशर है, पॉलिटिकल प्रेशर है। पवन की मर्जी पीछे खारिज हो गई थी, तभी चौथा डेट वारंट जारी हुआ था। तो आज का डेट में उनकी कोई मर्जी बाकी नहीं है, जो भी है जबरदस्ती है, फांसी को टालने की कोशिश है। लेकिन अब हमारे अदालतों को भी इनकी हकीकत पता हो गई है, क्योंकि एक दिन ये पहले आते हैं, तो इसलिए सब कुछ आज खारिज होगा। कल 5:30 बजे ये फांसी पे लटकेंगे, और जरूर लटकेंगे। कल निर्भया को इंसाफ मिलेगा, पूरे देश को इंसाफ मिलेगा। निर्भया के इंसाफ की लड़ाई लंबी रही। 3 बार फांसी के आदेश के बाद भी फांसी टाली गई। कई बार लगा सारे दोषी बचकर निकल जाएंगे, लेकिन आखिरकार इंसाफ का दिन आ ही गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आशा देवी, जी हां, अपनी बेटी के साथ हुए दुष्कर्म, निर्मम और निशंस हत्या की गुहार, न्याय की गुहार के लिए दर दर भटकती रही। जी हां, दर दर भटकने के साथ साथ ठोकरें खाई कि आखिर उसकी मरहूम बेटी को न्याय तो मिल जाए, और इसी के साथ साथ न्याय की आस बनती मगर टूट जाती। दांवपेच के खेल का अंत भी होना तय था। जी हां, होना तय था, क्योंकि हमारे कानून में देर है अंधेर नहीं। 7 साल 7 महीने 3 दिन बाद आखिरकार आशा देवी की आस, उनकी आशा अब पूरी हो जाएगी। इंतजार का वक्त खत्म होगा, यानी कि वो चारों को फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाएगा। जी हां, इसी से संवेदनशील और सहानुभूति भरे इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ एक खास पैनल है। मेरे साथ हमारे चैनल की 3 सहयोगी। जी हां, मेरे साथ मौजूद हैं शुभ्रा सुमन, मेरे साथ मौजूद हैं गरिमा भारद्वाज, और मेरे साथ मौजूद हैं सीमा रानी। ये आखिर क्या सोचती हैं? ये जो फैसला आया है, न्याय में 7 साल 7 महीने 3 दिन लग गए, इनके मन में इस समय क्या चल रहा है? दिशा के साथ जो हुआ था, उसके बाद जो हुआ, क्या वो नजीर है? क्या वैसे ही कानून अगर इस तरह से विलंब करेगा तो क्या कानून के साथ न्याय करने का वही एक तरीका बचता है? इस पर ज्यादा बात करने के लिए कानूनी पक्ष और पूर्व पुलिस आयुक्त एल.एन. राव साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले एल.एन. राव साहब, मैं आपके पास आता हूं। आखिरकार 10.5 घंटे बाद 7 साल 7 महीने 3 दिन इंतजार खत्म। देखिए मनीष जी, बहुत अच्छा आपने बताया कि देर आए दुरुस्त आए, और हमारे देश की जो कानून व्यवस्था है उसका एक अच्छा उदाहरण भी है। दोनों तरफ से उदाहरण मैं कहूंगा कि देर तो हुई है, लेकिन जस्टिस तो मिला और मिलेगा। कल सुबह सबको पता लगेगा कि क्या जस्टिस उनको मिल गया है। हाँ, डेफिनेटली हमारे कुछ सिस्टम में कुछ इंटरनल खामियां कुछ रही हैं, उसकी वजह से ये देरी हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी। और हमारे राजनीतिज्ञों को अब सोचना चाहिए कि ऐसे मामले में, जबकि इसमें सजा हुए 7 साल से ज्यादा 5 साल हो गए हैं, तो उसके बाद इतना टाइम क्यों लगा फाइनल इसको करने में? इसमें कुछ न कुछ हमारे कानून में सुधार की जरूरत है, और डेफिनेटली मैं समझता हूं कि सरकार इस पर जरूर कोई न कोई इसमें विचार करेंगी और इसको सुधार करने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। लेकिन हाँ, ये दोषियों ने भी जो कन्विक्ट हैं, इसमें उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। अपने आप को बचाने के लिए कई कानूनी दावपेच खेले गए, उनके वकीलों ने काफी खेला, लेकिन न्याय के हिसाब से जो एज पर रूल, एज पर लॉ डिसीजन लिया। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये फाइनल कर दिया कि डेथ वारंट जो है उनको कैंसिल नहीं किया जाएगा, और जो निश्चित समय पर कल 5:30 बजे फांसी का समय है वो तय है। और ये मैं समझता हूं इस केस के बाद, फांसी होने के बाद डेफिनेटली कहीं न कहीं उन दरिंदों को के दिल में ये डर जरूर बैठेगा
कि कहीं न कहीं देर जरूर हो जाएगी लेकिन तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा। और ये एक ऐसा उदाहरण रहेगा, वो जो दरिंदे हैं जो कि आगे कोई सोच सकते हैं कि ऐसे मासूम बच्ची के साथ में इस प्रकार का जघन्य अपराध करके उसको मार दिया जाए, ये करने से पहले मैं समझता हूं इस केस के बाद काफी लोग सोचेंगे। और मैं आशा देवी जी को सुन रहा था, उन्होंने काफी लंबी लड़ाई लड़ी इसमें और काफी उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। वास्तव में इन्होंने कोर्ट में जा जाकर कितने वो किया, मैं इनकी हिम्मत की दाद देता हूं। और ऐसी माँ जिसने अपनी बेटी के दरिंदों को आखिरी फांसी तक पहुंचाने के लिए कितनी मेहनत की, ये वास्तव में काबिले तारीफ है। और मैं खास तौर से मनीष जी, दिल्ली पुलिस की उस टीम को, पूरी टीम को भी मैं दाद देता हूं जो कि उन्होंने लिमिटेड टाइम में, बड़े शॉर्ट टाइम में इन्वेस्टिगेशन को पूरा करने के बाद ट्रायल को भी इतनी जल्दी उसको 1.5 साल के अंदर अंदर इसको खत्म करा दिया। तो पुलिस की तरफ से इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट की तरफ से ट्रायल, इन दोनों में कोई इसमें देरी नहीं हुई। लेकिन आगे जो देरी हुई उसके लिए वास्तव में ही, जैसा मैंने बताया, कि सरकार को सोचना की बहुत सख्त जरूरत है कि वो देरी आगे पूरा डिसीजन होने के बाद, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से फांसी अप्रूव होने के बाद फिर भी ये 5 साल लग गए, ये बड़ी सोचने की बात है। इस पर हमें सबको बड़ी गंभीरता से सोचना पड़ेगा। राव साहब मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि आपने 2-3 बातें ऐसी कह दी। पुलिस और ट्रायल कोर्ट ने तो ठीक काम किया, ट्रायल कोर्ट के पास कितनी ताकत और आगे वो मसला कैसे फाइलों में उलझता रहा, क्या जुडिशियल रिफॉर्म्स की जरूरत है, और अगर है तो 15वां लॉ कमीशन जो उसकी रिपोर्ट है उसमें आखिर क्यों खिलाफत की गई कि डेथ पेनाल्टी को लेकर डेथ पेनाल्टी नहीं होनी चाहिए। इस पर भी मैं आपसे बात करूंगा। मेरे साथ मेरी सहयोगी शुभ्रा भी मौजूद हैं। शुभ्रा, आखिरकार जब हम अभी आशा देवी को सुन रहे थे, एक लंबा इंतजार, जी हां, 3 बार की तैयारी, अधूरी तैयारी 4थी बार अब कल पूरी होने जा रही है। 22 जनवरी, 1 फरवरी और 3 मार्च, लेकिन 20 मार्च मुकर्रर तारीख पूरी होने जा रही है। आशा देवी का आपने चेहरा देखा, चेहरे पर खुशी थी। कई बार वो अदालत गई, उनकी आंखों में आंसू छलक जाते थे। आखिर हमारी कानून प्रक्रिया और कल जो होने जा रहा है, इसको लेकर आप एक महिला होने के नाते क्या देखती हैं? मनीष जी, 3 तारीखों का आपने जिक्र किया, मैं कहूंगी इसे और पहले से देखना चाहिए। 16 दिसंबर 2012 से इसे हमें देखना चाहिए। एक पत्रकार होने के नाते, एक महिला होने के नाते, न्यूज रूम में जब भी हम मौजूद होते हैं, जब भी हम इस खबर पर लाइव कर रहे होते हैं, रिपोर्टर से बात कर रहे होते हैं या एक्सपर्ट्स की राय ले रहे होते हैं, मुझे लगता है कि सबकी कहीं ना कहीं एक संवेदना इससे जुड़ गई है। आपने बहुत अच्छे शब्द का इस्तेमाल किया कि ये एक संवेदनशील मामला है। वाकई ये संवेदनशील मामला है, इससे पूरे देश की संवेदनाएं जुड़ी हुई हैं, हम जैसी महिलाओं की संवेदनाएं जुड़ी हुई हैं। और जब भी उस रात का जिक्र आता है, जब भी 16 दिसंबर 2012 का जिक्र आता है, तो हमें लगता है कि किस तरीके से राजधानी की सड़कों पर एक लड़की को तड़पा कर मार दिया गया बलात्कार के बाद, और उसके बाद जो जनजागरण देखा गया था इस पूरे देश में, वो भी हमें नहीं भूलना चाहिए। जस्टिस वर्मा कमेटी बनी, उसके बाद हमने देखा कि कैसे लोग सड़कों पर उतर आए, कैसे लोगों ने मांग की कि एक कड़ा कानून बने, फांसी को लेकर जो पहले से लूप होल्स हैं उसे दूर किया जाए और इस तरह के गुनहगारों को, इस तरह के दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिले। कई बार हमने देखा कि धरना प्रदर्शन भी हुए इस बात को लेकर कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो रास्ता है उसे अपनाया जाए। लेकिन आज भी इस देश में सच्चाई यह है मनीष जी कि बलात्कार के 25% दोषियों से भी कम ऐसे दोषी हैं जिनको सजा मिल पाती है, यानी कि कन्विक्शन रेट आप देखिए कितना कम है। आज हम यहां पर बैठकर यह बात कर सकते हैं कि इस एक मामले में अगर कल फांसी होने जा रही है, इससे एक अच्छा संदेश जाएगा। लेकिन इस पूरे मामले को 2 तरीके से समझना बहुत जरूरी है। पहला तरीका, जो संदेश इस फांसी की वजह से जाएगा, जिसका इंतजार हम सबको था, 3 तारीखों का जिक्र आपने किया, अब कल की तारीख मुकर्रर है, सुबह 5:30 बजे का इंतजार हम सभी को है, बस कुछ घंटों का इंतजार बाकी है, उसके बाद उन गुनहगारों को फांसी होगी। इसीलिए मैं कह रही हूं कि ये जो केस है, इससे एक संदेश पूरे देश भर में जाएगा कि अगर बलात्कार सिद्ध होता है, अगर गुनहगार है, उसका गुनाह साबित होता है, तो वो इस देश के कानून से बच नहीं सकता, वो इस देश के संविधान से बच नहीं सकता, वो अपने मकाम तक, वो अपने हश्र तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। ये संदेश जाएगा पूरे देश में कल की इस फांसी से, कल 5:30 बजे। लेकिन एक और परिप्रेक्ष्य है जिससे हमें समझना चाहिए इसे मनीष जी, और वो है एक बड़ा परिप्रेक्ष्य, एक लार्जर पर्सपेक्टिव में अगर हम बात करें तो भी देखना बहुत जरूरी है कि आज भी ऐसी कई महिलाएं हैं जो रिपोर्ट तक दर्ज नहीं करवा पाती हैं थाने में, उनकी आवाज तक नहीं पहुंच पाती है, और उसकी वजह से कन्विक्शन तो दूर की बात है, वो
उनकी आवाज कहीं दबी रह जाती है। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए। हमें इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि जो कानून हमारे देश में है, कानून बहुत बने हुए हैं, निर्भया केस के बाद ही कानून को और कड़ा किया गया। आप इसकी अच्छी और बेहतर जानकारी दर्शकों को दे सकते हैं मनीष जी, लेकिन उस कानून का इस्तेमाल क्या हो पा रहा है? क्या वो उन महिलाओं तक पहुंच पा रहा है जिन्हें वाकई इसकी जरूरत है? हमें इस दो संदर्भों में इस पूरे मामले को देखने की जरूरत है। शुभ्रा, आप सही कह रही हैं। जहां तक अगर आप एफआईआर रजिस्टर कराने जाते हैं तो पुलिस स्टेशन की देहरी से ही आप खौफ में लौट आते हैं। तो आपने ये जो सबसे अहम सवाल उठाया कि अगर कोई पीड़िता जब पुलिस स्टेशन की देहरी पहुंचती है तो पहली न्याय की सीढ़ी जहां पर उसको न्याय मिलने की शुरुआत हो सकती है वो पुलिस स्टेशन होता है। हमारे साथ वरिष्ठ वकील प्रज्ञा भूषण भी जुड़ चुकी हैं। प्रज्ञा जी, मैं आपके पास आऊंगा। मेरे साथ मेरी दो सहयोगी और हैं, सीमा रानी। सीमा, आज देश भर में महिलाओं के बीच में खुशी का माहौल है कि वो जो दुष्कर्मी थे, वो जो दरिंदे थे, कल फांसी के तख्ते पर लटका दिए जाएंगे। बिल्कुल सर, ये बात बिल्कुल सच है कि और इस बात की हम सबको खुशी है कि एटलीस्ट अब वो एट द एंड कि अब हमें वो मिलेगा जो हमें चाहिए था। हम सबको इंतजार था कि कब इन दोषियों को फांसी की सजा होगी। और जैसा कि शुभ्रा मैम ने बताया कि बहुत सारी आवाजें आज भी दब जाती हैं। इस बात में कोई भी झूठ नहीं है, क्योंकि आज तक कुछ महिलाएं पहले डर जाती हैं कि हम ये रिपोर्ट करने जाएं कि ना जाएं। कुछ महिलाएं समाज के डर से नहीं जा पाती हैं इस सबको कहने के लिए। आज भी हमारे देश में कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान देश अभी भी कहलाएगी ये देश, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि मतलब महिलाओं को सिखाया जाए कि हम कैसे कपड़े पहनाएं महिलाओं को, कैसे चलना चाहिए महिलाओं को। हम कभी भी पुरुष को ये क्यों नहीं सिखाते कि उनकी मानसिकता को बदलनी चाहिए? हम उन्हें क्यों मतलब हमेशा हम पुरुष को ही सही और महिलाओं को गलत कब तक ठहराते रहेंगे? जिस केस के हमें जजमेंट का इंतजार था, फाइनली अब वो कल आ रहा। कल 5:30 बजे हमें इस दोषियों को उनका फांसी देखने का मौका मिलेगा। चलना चाहिए महिलाओं को। हम कभी भी पुरुष को ये क्यों नहीं सिखाते कि उनकी मानसिकता को बदलनी चाहिए? हम उन्हें क्यों मतलब हमेशा हम पुरुष को ही सही और महिलाओं को गलत कब तक ठहराते रहेंगे? जिस केस के हमें जजमेंट का इंतजार था, फाइनली अब वो कल आ रहा। कल 5:30 बजे हमें इस दोषियों को उनका फांसी देखने का मौका मिलेगा। सीमा, आपने कहते कहते बहुत अहम बातें कह दी और आपने इसे पुरुष प्रधान देश में इस तरह की मानसिकता पर भी सवाल उठाया। हमारे साथ गरिमा भी हैं। गरिमा तार-तार हो गई थी जब निर्भया के साथ दुष्कर्म हुआ, नृशंस उसकी हत्या कर दी गई। गरिमा, कल का दिन इंसाफ का दिन? सर बिल्कुल, कल का दिन इंसाफ का दिन है। हम इतने टाइम से वेट कर रहे थे इस फैसले का, वो फाइनली कल होने वाला है। हम देखते हैं, हम सुनते हैं, हमारे अंदर से हम रूह कांप जाती है जब हम ये सारे मसले सुनते हैं। अब फाइनली वो दिन आ गया है जब शायद यहाँ पे आशा रानी के साथ हम सब लोगों को थोड़ी राहत की सांस मिलेगी। हमको लगेगा कि अब फाइनली जजमेंट हो रहा है। गरिमा, जहां तक अगर बात की जाए इंसाफ दिवस, न्याय दिवस, मुझे ऐसा लगता है एक ही दिवस क्यों? सक्षमा, निर्भया, स्वामीधारिता। मुझे ऐसा लगता है कि ये महिलाओं के लिए स्वाभिमानिता का ये प्रश्न है। महिलाएं खुद सक्षम हैं। हम इस देश में बात करते हैं सबलीकरण की, सशक्तिकरण की। आज भी अगर महिलाओं को अगर ये सारी चीजों के लिए एक दिवस में सिमट कर रह जाएं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये नाकाफी है। सही कह रहे हैं सर आप बिल्कुल, क्योंकि हम जब तक इस चीजों में उलझे रहेंगे कि हमको इस दिवस की, हमको उस दिवस की जरूरत है एक दिन मनाने के लिए या किसी की इज्जत करने के लिए, तो हम उन्हीं चीजों में अटके रह जाएंगे। जब तक हम उससे आगे नहीं बढ़ते, साल में 365 दिन हम एक दूसरे की इज्जत नहीं करते, तब तक वो चीज बराबर कभी नहीं हो सकती। हम कितने दिन मना ले वो कभी खत्म नहीं होगा। गरिमा, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ वरिष्ठ वकील प्रज्ञा भूषण जी भी जुड़ चुकी हैं। प्रज्ञा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको लगता है कि ट्रायल कोर्ट को अगर वाकई स्पीडी जस्टिस की बात की जाए कि त्वरित न्याय, अगर त्वरित में भी कहा जाए तो कम से कम 4-5 महीनों में तो इस तरह के मामलों में न्याय मिल जाए, आपको लगता है ट्रायल कोर्ट के कामकाज को देखते हुए ट्रायल कोर्ट को मजबूत करने की जरूरत दिखाई देती है आपको? बिल्कुल मनीष जी, बहुत सारी चीजों को बदलने और उस पर ध्यान देने, गौर करने की जरूरत है इस वक्त। जैसे कि इस तरह के मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स तो गठित की गई, लेकिन उन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में जजेस ही नहीं हैं।
और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स छोड़िए, नॉर्मल अदालतों में भी अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट्स में जाते हैं तो जजेस ही नहीं मिलते हैं, स्टाफ की कमी है, कोर्ट्स ओवरबर्डन्ड हैं। और उसके अलावा भी अगर हम देखेंगे इस पर्टिकुलर केस में भी अगर हम देखें निर्भया के केस में, तो ट्रायल कोर्ट में ये केस 11 महीने में हो गया था, लेकिन अल्टीमेटली जो रेपिस्ट हैं उनको फांसी होते होते 7 साल 3 महीने 3 दिन का वक्त लगा, जो कि एक बहुत लंबा समय है। विक्टिम की फैमिली को ऐसा फील होने लगता है जैसे वो खुद ही एक्यूज्ड है, उसी ने क्राइम किया हो, हर जगह उसको दौड़ना पड़ रहा होता है। और यहाँ पे जो क्रिमिनल्स हैं उनको हर जगह से कानून में सेफगार्ड मिल रहा होता है। तो बहुत सारी चीजों को देखने की जरूरत है कि ट्रायल कोर्ट में क्या तब्दीलियां चाहिए, पुलिस के लेवल पे क्या तब्दीलियां चाहिए, जो रिवीजन पेटिशंस डलती हैं, जो अपील्स डलती हैं, जो क्यूरेटिव पेटिशन है, जो मर्सी पेटिशन है, उसमें इस तरह के घिनौने क्राइम्स के लिए हमें कितनी जगह देनी है, कितनी स्पेस देनी है, ये भी एक मुद्दा है सोचने का। और हमारी प्रज्ञा जी, न्यायपालिका है और साथ में जो हमारी संसद है उसको इस पे बहुत कड़े कानून बनाने पड़ेंगे। प्रज्ञा जी, इस तरह के मामलों में देरी के लिए जिम्मेदार कौन है? इसमें ये मामले इस तरह से जल्दी से निपटाए जाएं, इसका जिम्मा किस पर है? सुप्रीम कोर्ट पर या हाई कोर्ट पर, या हमारा जो जुडिशियल रिफॉर्म है उसको सोचना होगा? बिल्कुल मनीष जी, सबसे बड़ी जो जरूरत है हमारे जुडिशियल रिफॉर्म की हर लेवल पे। देखिए, इस तरह के जो हमारे क्रिमिनल के कानून है, जो आईपीसी है, सीआरपीसी है, 1860 के बने हुए कानून हैं। आप सोचिए कि ये कानून तब बनाए थे उन ब्रिटिशर्स ने जो कि खुद ही क्रिमिनल्स होते थे, खुद ही क्राइम करते थे भारतीयों के अगेंस्ट में, और उन्होंने इस तरह के कानून बनाए कि अगर वो कानूनी दांवपेच में फंसे भी तो निकलने का रास्ता हो, उसमें लूप होल्स हो। आज तक वही पुराने कानून चले आ रहे हैं। बदलते हुए सामाजिक परिप्रेक्ष्य में कभी कानून उस तेजी से नहीं बदले जिस तेजी से समाज बदला। तो कानूनों को बदलने की जरूरत है, हमारे सिस्टम को बदलने की जरूरत है, और साथ में हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे हम कहेंगे कि जजेस होने चाहिए, कोर्ट्स में प्रॉपर स्टाफ होना चाहिए। प्रज्ञा जी, मैं आपके पास आऊंगा। प्रज्ञा जी, ये अपने आप में एक नजीर होगी कि आखिर ऐसे मामलों में कितने जल्दी इन्हें निपटाया जाए, इसको लेकर सरकार को भी सोचना होगा। शुभ्रा, आपको लगता है, जहां तक बात की जाए, दिशा का जो मामला था हैदराबाद का, वो एक नजीर के रूप में देखा जा रहा है। लोग हैरान परेशान हैं, अदालतों के चक्कर काटते काटते, उनकी भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ होता है, तो लोगों को अब ये लगने लगा है कि अब तरीका अगर इस्तेमाल हो तो जो दिशा के दोषियों के साथ हुआ वैसा ही होना चाहिए। बिल्कुल, ये खामी है सिस्टम में। अगर खामी आ जाती है मनीष जी, तो आप समझिए कि और भी रास्ते तलाशने की कोशिश लोग करने लगते हैं, और एक तरीके की निराशा जब लोगों में छाने लगती है, उन्हें जब ये लगता है कि कानूनी तरीकों से उन्हें न्याय नहीं मिलेगा, तो उसके रिपरकशंस के तौर पर हम इस तरह के इंसिडेंट्स को, ऐसी घटनाओं को देखते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आज जब हम इस फांसी पर बात कर रहे हैं, आज जब हम कानूनी तरीकों पर बात कर रहे हैं, संविधान पर बात कर रहे हैं, तो इस बात पर जोर होना चाहिए कि जो तरीके हैं, जो रेमेडीज दिए गए हैं, अगर कोई पीड़ित है, अगर इस तरीके का जघन्य अपराध होता है, वो कहां पर जाए। एक जागरूकता फैलानी बहुत जरूरी है। जागरूकता हर लेवल पर होनी चाहिए। जो पीड़ित हैं, पीड़ित के घर वाले हैं, पुलिस वाले हैं, हर लेवल पर जागरूकता होनी चाहिए। लेकिन मनीष जी, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य मेरे पास है जो मैं रखना चाहती हूँ इस डिबेट में, और उससे आगे की तस्वीर भी साफ होगी मुझे लगता है। 14 अगस्त 2004 ये वो तारीख है जब आखिरी बार इस देश में बलात्कार के दोषी को फांसी हुई थी। अब आप सोचिए, तब से लेकर आज तक 15-16 साल का वक्त गुजर गया है। हम हर रोज बात करते हैं महिला अधिकारों की, हम हर रोज बात करते हैं कि महिलाओं के लिए एक सुरक्षित समाज बनाना है, महिलाओं के लिए सुरक्षित देश बनाना है। लेकिन एनसीआरबी के आंकड़े आप उठा करके देख लीजिए, जिस तरह से जब और भी रिपोर्ट्स किए जाने लगते हैं मामले, उनकी तादाद किस तरीके से बढ़ जाती है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो। हरियाणा की जो स्थिति है बहुत खराब है। तो अगर हम एक एक राज्य के उठाकर देख ले, वहां से संबंधित एनसीआरबी के आंकड़े उठाकर देख ले, तो हमें समझ में आ जाएगा कि कानून को अभी किस तरीके से और भी बेहतर होना है। कानून जो बने हुए हैं उसे लोगों तक पहुंचना है, फांसी कम से कम जल्दी हो। जी, आप ठीक कह रही है शुभ्रा। मुझे ऐसा लगता है कि कल जो सुबह तक फांसी के तख्ते पर जब ये 4 चेहरे फांसी पर चढ़ा दिए जाएंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि हैवानों में खौफ होगा और बेटियां बेखौफ। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद आएंगे और देश का सवाल में इस संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा लगातार जारी है। आप कहीं मत जाइएगा। एक छोटे से इंतजार और खामोशी के बाद फिर आपका देश का सवाल में एक बार स्वागत है। मेरे साथ वो तमाम मेहमान बने हैं, लेकिन 7 साल 7 महीने और 3 दिन में एक प्रश्न दिमाग में कौंध रहा है। जी हां, नाबालिग अपराध करता है और बच जाने की पूरी कोशिश करता है। ऐसे में मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल उन न्यायविदों से है जो इस वक्त मेरे साथ पैनल पर बैठे हैं। मेरे साथ एल.एन. राव साहब हैं, प्रज्ञा भूषण हैं और मेरे साथ मेरी सहयोगी शुभ्रा सुमन, गरिमा भारद्वाज और सीमा रानी। 7 महीने और 3 दिन में एक प्रश्न दिमाग में कौंध रहा है। जी हां, नाबालिग अपराध करता है और बच जाने की पूरी कोशिश करता है। ऐसे में मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल उन न्यायविदों से है जो इस वक्त मेरे साथ पैनल पर बैठे हैं। मेरे साथ एल.एन. राव साहब हैं, प्रज्ञा भूषण हैं और मेरे साथ मेरी सहयोगी शुभ्रा सुमन, गरिमा भारद्वाज और सीमा रानी भी बने हुए। राव साहब, आपको लगता है कि नाबालिग, जिसे अंग्रेजी में माइनर कहते हैं, उसकी उम्र घटा दी जानी चाहिए, 18 से 15 कर देनी चाहिए? देखिए, नाबालिग की उम्र का कानून जो है वो ऑलरेडी अभी पिछले साल अमेंडमेंट हुआ था। उसमें बड़ा क्लियरली बताया गया था कि जो नाबालिग को ऐसे जघन्य अपराध करने की कैपेसिटी रखता है तो उसकी उम्र में फेरबदल हो सकता है। ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पे छोड़ दिया है, लेकिन नाबालिग की उम्र अभी भी 18 साल ही रखी गई है। लेकिन खास तौर से कई केसेस के लिए, जैसे रेप, मर्डर और ऐसे केसेस के लिए उसको देखा जाता है उसकी उम्र को, और वो अगर इस कैपेसिटी में करने के, और खास तौर से उस कानून का ये मतलब है कि उसका माइंड सेट क्या है। वो देखिए, 2 कैटेगरी है, नाबालिग का माइंड वास्तव में नाबालिग है या क्राइम करने वाला माइंड है, उसको देखने की बात है। वो अगर कोर्ट किसी निष्कर्ष पे पहुंचती है कि ये आदमी भले ही ये 18 साल से नीचे है, लेकिन इसके दिमाग में वो चीज है जो कि 18 साल से ऊपर के आदमी के बारे में आती है, तो उसके ऊपर कानून में थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी है। और वो अभी डेफिनेटली ये आपने सही कहा कि नाबालिग की उम्र को हमारे देश की डेमोग्राफी और जलवायु को देखते हुए मैं समझता हूं कि 18 साल से नीचे कर देनी चाहिए। 15 साल बिल्कुल ठीक नहीं रहेगी, इसको 16 या 17 साल में कर देनी चाहिए, ताकि नाबालिग की उम्र के ऊपर लिहाज से, क्योंकि 16-17 साल का जो बच्चा है वो आजकल के हालात में और क्लाइमेटिक कंडीशन में वो बॉडीली इतना डेवलप हो जाता है तो वो देखने में नाबालिग नहीं लगता है। तो उसको नाबालिग की उम्र को 18 साल जो समझते हैं कि अडल्ट की एज है, जो खास तौर से मुलजिमों के लिए निश्चित की जाती है, उसको डेफिनेटली 16 कर देने में कोई हर्ज नहीं है। और उसके बाद देखा जाएगा कि अगर ट्रायल के दौरान ये लगता है कि ये आदमी इनोसेंट है या कुछ, तो उसमें उसको कोर्ट, हमारा कानून भी आपने जैसा बताया कि ऐसा फ्लेक्सिबल कानून है कि एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए, भले 99 गुनाहगार हमारे बच जाएं। इस सिद्धांत पर हमारा कानून काम करता है। तो अगर नाबालिग की उम्र को कम कर दिया जाए, उस सिद्धांत के ऊपर अगर है, तो नाबालिग अगर है, उससे लगता है कि ये सस्पेक्ट नहीं है इसमें, तो उसको छोड़ा भी जा सकता है। लेकिन ये डेफिनेटली कानून में नाबालिग की उम्र को कम करने से ऐसे जघन्य अपराध करने वाले, रेप और मर्डर और दूसरे जो सीरियस प्रकार के केसेस हैं, उसको करने में, उसमें उसको रोकथाम करने में इसमें डेफिनेटली मदद मिलेगी। शुभ्रा, राव साहब की अगर माने, आप वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनका ये मानना है कि ऐसे जब जघन्य अपराध होते हैं, ऐसे हैवानों को, ऐसे दुष्कर्मियों को, ऐसे दरिंदों को, इनका आकलन होगा और आकलन के आधार पर सजा की बात होगी। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस तरह से जब नाबालिग की आड़ लेकर अपराध आदमी कर बचने की कोशिश करता है, तो ये अपने आप में ज्यादा बड़ा अपराध है? प्रज्ञा जी से सवाल है। नहीं, आप ठीक है। मनीष जी, दरअसल प्रज्ञा जी इस पर ज्यादा बेहतर बता पाएंगी मुझे लगता है, लेकिन चूंकि आपने मुझसे पूछा है, इस पूरे मामले को हमें इस तरीके से देखने की जरूरत है। बहुत सारे लूप होल्स हैं जो इस ओर इशारा करते हैं कि बहुत सारी तब्दीलियां होनी अभी बाकी है। जो आपने नाबालिग की उम्र की बात की, निर्भया का मामला तो है ही, और भी न जाने ऐसे कितने केसेस हैं, बलात्कार के ऐसे कितने मामले हैं जहां पर इस कानून की वजह से
पीड़ितों को ठीक तरीके से इंसाफ नहीं मिल पाता है। इसीलिए हमें इसमें तब्दीली की जरूरत है। हालांकि कुछ तब्दीली की गई है, लेकिन ये सुनिश्चित करना होगा कि अगर एक युवक इस तरह का अपराध कर सकता है तो उसे सजा देने में आखिर कोताही क्यों की जाए। और भी बहुत सारे लूप होल्स हैं मनीष जी। संदेश एक बहुत अच्छा जाएगा कल सुबह जब फांसी होगी इन तमाम दोषियों को 5:30 बजे। संदेश ये जाएगा कि कोई भी बच नहीं सकता। लेकिन मैंने जैसा कि पहले कहा, दो तरीके से इस मामले को देखने की जरूरत है। एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव, एक सकारात्मक पक्ष और एक नकारात्मक पक्ष। सकारात्मक पक्ष ये है कि देर से ही सही, 7 साल बाद ही सही, लेकिन फांसी होने जा रही है। नकारात्मक पक्ष ये है कि आपने देखा कैसे एक्सटॉर्शन किया एक तरीके से दोषियों के वकील ने, पूरे जो सिस्टम है, जुडिशियल सिस्टम है हमारा, उसका, और न्यायपालिका में, न्याय प्रणाली में किस तरीके के लूप होल सामने आए हैं। और इसी का एक हिस्सा है जो नाबालिग के कानून की बात हम कर रहे हैं। खामियां हैं, काश की कानून बनाने वाले ये समझ जाएं। मेरे साथ मेरी 2 युवा सहयोगी हैं, सीमा रानी और गरिमा भारद्वाज। सीमा, निर्भया के बाद जब आप दिल्ली की सड़कों से होकर अपने घर पहुंचती हैं तो आपके घर के लोग आपसे क्या पूछते हैं? जब आप ऑफिस से, दफ्तर से बाहर निकलकर घर की ओर निकलती हैं तो घर से कितने बार फोन आते हैं? किस तरह के फोन आते हैं? क्या आपको यहाँ पर लगता है कि अब आप दिल्ली की सड़कों पर महफूज हैं? सर, मैं बात करूं कि जब हम घर से निकलते हैं या फिर जैसे ही शाम को 6 या 7 बज जाते हैं, दिल्ली जैसे शहर, राजधानी कहलाती है दिल्ली हमारे देश की, इस शहरों में भी जैसे ही अंधेरा हो जाता है हमारे घर से कॉल आने लगते हैं कि बेटा तुम कब तक पहुंचोगी, कैसे ठीक से आ रही हो, कैसे आओगी, लेने आ जाएं क्या। हमारे पेरेंट्स इतना भी भरोसा नहीं कर सकते हमारे सिस्टम पे कि हाँ 8 ही तो बज रहे हैं, मेरी बेटी सेफली घर पहुंच जाएगी। हमारे घर से 8 बजे जैसे ही अंधेरा हो वैसे ही कॉल आने शुरू हो जाते। तो मैं ये कह सकती हूँ कि निर्भया का केस हो, उससे पहले का केस हो, कोई भी अभी तक हम सेफ फील हम नहीं करते हैं राजधानी सर। गरिमा, आपको लगता है कि जब आप दफ्तर से बाहर निकलकर अपने घर की ओर जाती हैं अपना कामकाज कर तो आपको महफूज आप महसूस करती हैं? जब सड़क से होकर आप चाहे मेट्रो पकड़ने जाएं, चाहे बस पकड़ने जाएं, आपको कैसा लगता है जब तक आप घर नहीं पहुंच जाती? घर वालों की सांसें अटकी रहती हैं। सर, बात सिर्फ इतनी नहीं है कि मैं दफ्तर से घर कैसे जाती हूँ, बात ये भी है कि मैं घर से दफ्तर कैसे आती हूँ। बात इतनी नहीं है कि हम रात को कितना सेफ है, हम दिन में भी सेफ नहीं है। अगर आप सिर्फ रात की बात करें तो मैं आपको बताऊं, मेरी मम्मी मुझे रात को 8 बजे से फोन करना शुरू कर देती है और रात के 10 बजे तक 2 घंटे मुझे घर जाने में लगते हैं। और जब तक मैं घर नहीं जाती वो मुझे फोन करती हैं, वो कहती हैं सेफली आना, रिक्शा कर लेना, घर तक आना। मेरे घर से मतलब थोड़ा पैदल रास्ता भी वो उनको बर्दाश्त नहीं होता कि मैं चली जाऊं, पैदल आ जाऊं। इतना खौफ है इस टाइम दिल्ली में कि आप रात को पैदल क्या, आप 5 मिनट के लिए बाहर नहीं निकल सकते। प्रज्ञा जी, आपने हमारी 2 युवा सहयोगियों की बात सुनी। आपको लगता है दिल्ली महफूज है? निर्भया की इतनी बड़ी घटना होने के बाद दिल्ली में क्या कुछ बदला? 7 साल 7 महीने और 3 दिन। बिल्कुल मनीष जी, जो इन लोगों की बातें सुन के भी दिख रहा है और जो हम लोग दिन रात फेस करते हैं दिल्ली में कि सुप्रीम कोर्ट जैसे देश के सबसे बड़ी न्यायपालिका में काम करने के बावजूद अगर हमारे घर वाले अनसेफ हो जाते हैं, अगर थोड़ी सी लेट हो जाए, तो मैं समझ सकती हूँ स्कूल कॉलेज जाने वाली बच्चियां या जो जॉब कर रही हैं बच्चियां, वो जब अकेले सड़क पे निकलती होंगी तो उनके माँ बाप कितने ज्यादा असुरक्षित हो जाते होंगे ये सोचकर कि उनकी बेटी सेफली घर पहुंच जाए। और मेरी भी बिटिया है, अगर मेरी बिटिया को घर आना होता है तो कॉन्टिन्यूसली मैं फोन पे लगातार बात करती रहती हूँ जब तक कि वो घर की सीढ़ियों पे ना चढ़ जाए। तो ये असुरक्षा की भावना प्रज्ञा जी, एक सवाल जो मैंने मेरी व्यक्ति सहयोगी शुभ्रा और एलन राव साहब से पूछा था वो ये, क्या आपको लगता है कि नाबालिग की जो उम्र है वो 18 से कम कर देनी चाहिए? क्योंकि नाबालिग की आड़ लेकर अपराध मुक्त होने की कोशिश जो की जाती है वो अपने आप में एक बड़ा जघन्य अपराध है। बिल्कुल, और ये एक बहुत खतरनाक ट्रेंड है कि हम बायोलॉजिकल एज या फिर उसकी वो एज देखते हैं जो उसके बर्थ सर्टिफिकेट्स पे होती है और उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि इसको एक अपराधी के तौर पे सजा मिलनी चाहिए या एक बच्चे के तौर पर छोड़ देना चाहिए।
कायदे से हमें उसकी मेंटल एज देखनी चाहिए कि वो दिमाग से किस उम्र का पहुंच गया है। अगर वो अपने दिमाग से इतने बड़े जघन्य अपराध करने का साहस रख सकता है, अगर वो इस लेवल पे क्राइम कर सकता है, तो वो हमारे समाज के लिए खतरा है। आखिरकार कानून बने क्यों हैं? ताकि समाज को सुरक्षित रखा जा सके। और कोई भी व्यक्ति अगर समाज के लिए खतरा है तो हम उसको बच्चा समझ के छोड़ नहीं सकते हैं। कोई जानवर हो, कोई व्यक्ति हो, कोई इंसान हो, कोई भी हो, अगर वो समाज के लिए खतरा होता है तो उसको लॉकडाउन में लाया जाता है, उसको जेल में लाया जाता है, या उसे मार दिया जाता है, या उसे मौत की सजा मिलती है। जिस तरह का अपराध होगा उस तरह की सजा होगी। तो सिर्फ बायोलॉजिकल एज कम होने की वजह से जघन्य अपराध में उसको माफ कर दिया जाए या उसको थोड़ी सी सुधार गृह में रख के छोड़ दिया जाए, उसके पक्ष में मैं बिल्कुल भी नहीं हूं। अगर कोई जघन्य अपराध करने का साहस कर सकता है, उसको मेंटली सोच सकता है, उसको एग्जीक्यूट कर सकता है, तो उसको सजा भी उतनी ही मिलनी चाहिए। उसकी सजा में कमी नहीं होनी चाहिए और ये हमारे लीगल सिस्टम को देखना पड़ेगा। जी प्रज्ञा जी, राव साहब, जहां तक बात की जाए, डेथ वारंट जारी हो जाता है, लेकिन फाइलें गृह मंत्रालय से अदालत, अदालत से गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय से राष्ट्रपति भवन, आखिर इस न्याय में देरी की वजह ये लाल फीताशाही आपको दिखाई देती है, हाँ या नहीं? मनीष जी, बिल्कुल ये मेरे को ही नहीं, आपको ही नहीं, और सभी पूरे देश को दिखाई दे रही है लाल फीताशाही। जिस चीज को हम एक दिन में डिसाइड या 2 दिन में डिसाइड कर सकते हैं, उस चीज को डिसाइड करने में महीनों सालों लग जाते हैं। ये लाल फीताशाही जब तक दूर नहीं होगी, और ये तब होगी जब हमारे पॉलिटिकल बॉसेस की पॉलिटिकल विल इसमें जब तक नहीं होगी तब तक ये हो नहीं सकेगा। और कई बार मैंने देखा कि ऐसे केसों में पॉलिटिकल मोटिव भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है कि कौन से क्या है, कौन से पॉलिटिकल पार्टी का है। तो ये सब चीजें हमें छोड़कर हमें अपने मानवता के हित के लिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इसको डिले जानबूझ के कोई डिले करता है। और इसका एक मैं एक सुधार भी बताना चाहूंगा कि कोई भी किसी स्टेज पर इस बात का डिले अगर हुआ है, कोई कर रहा है इंटेंशनली, जिसकी इंटेंशन ठीक नहीं है, मेलाफाइड इंटेंशन से कोई डिले कर रहा है, उस आदमी को, उस ऑफिसर को तुरंत चिन्हित किया जाए और उसके ऊपर सख्त से सख्त एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दिया जाए, ताकि दूसरे ऑफिसर्स उसको अननेसेसरी डिले ना करें। जैसे इस केस में आपको मैं बता दूं, राव साहब, इस पर एक्शन लेने का जिम्मा किस अदालत का है? तो राव साहब, इस पर एक्शन लेने का जिम्मा किस अदालत का है? हाई कोर्ट और सुप्रीम अदालत? इसमें अदालत की बात नहीं है, ये अगर किसी कोर्ट में डिले हुआ है तो उस कोर्ट के हेड है, उसका जिम्मेवारी है। और अगर किसी दफ्तर की जिम्मेवारी, जैसे दिल्ली सरकार की है, या एमएचए की जिम्मेवारी है, या राष्ट्रपति भवन की जिम्मेवारी है, या पीएम हाउस की जिम्मेवारी है, तो उस कंसर्न ऑफिसर का, ऑफिस का जो हेड है, जो उस जहां पे डिले हुआ है उस ऑफिस का जो हेड है, उसकी जिम्मेवारी बनती है उस पर एक्शन लिया जाए। और अगर वो ऑफिसर उस डिपार्टमेंट का या उस कोर्ट का ऑफिसर भी उसमें एक्शन नहीं लेता, तो उससे हायर जो कोर्ट है या उसका हायर जो ऑफिसर है उसको आपको उसको करना चाहिए। जी शुभ्रा, कितना हास्यास्पद है, बात होती है डिजिटल वर्ल्ड की और आज भी हम फाइलों में ऑफिस खेलते हैं। जी हां, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे और ब्रेक के आखिरी पड़ाव में हम चर्चा करेंगे मर्सी पिटीशन, क्यूरेटिव पिटीशन, 7 साल 7 महीने 3 दिन। देश का सवाल जारी है।